हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो एकदम गेम चेंजर होने वाला है क्योंकि हम लेकर आए हैं एनईपी 2020 के टॉप 30 क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस जो हर टीचिंग एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाने की पूरी संभावना है। ईएमआरएस हो, सीटेट हो, केवीएस या डीटीप्रेस भी सब जगह रिपीट होते हैं। अगर आप सीरीज से सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो ये 30 एमसीक्यूज आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, एग्जाम कॉन्फिडेंस दोनों देने वाले हैं। तो हेडफोन्स लगा लो, नोटबुक खोलो। आज पढ़ाई नहीं, अपग्रेड होने वाला है। लेट्स बिगिन टू द जर्नी फ्रॉम एन एस्पिरेंट टू सेलेक्टेड टीचर। Then let's get started with some key points of NEP 2020. What is NEP 2020? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की नई शिक्षा नीति है जिसका उद्देश्य बच्चों की सीखने की गुणवत्ता बढ़ाना, रटने को कम करना और शिक्षा को अधिक लचीला, आधुनिक और कौशल आधारित बनाना है। इसमें मुख्य बातें हैं नई संरचना 5+3+3+4 जो 10+2 के स्ट्रक्चर को खत्म करती है। फाउंडेशनल लर्निंग क्लास 3 तक अनिवार्य, मातृभाषा में शिक्षा क्लास 5th तक, बोर्ड परीक्षा आसान और कॉम्पिटेंसी बेस्ड, कोडिंग क्लास 6 से, वोकेशनल एजुकेशन क्लास 6 से, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री असेसमेंट। Then last point is 4-year integrated B.Ed. This is for our teachers. So let's get started with some MCQs. So our first question is NEP 2020 recommends which new school structure? It is 10+2, B 5+3+3+4, 8+4 or 6+4+2. So our answer will be 5+3+3+4. अब हम इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये मैं स्पेशली आपके लिए लेकर आई हूँ। ये आपको सिर्फ आंसर नहीं, उसका एक डिटेल एक्सप्लेनेशन भी बताएगा कि ये क्यों हुआ है। सो एनईपी 2020 रिप्लेस द ट्रेडिशनल 10+2। तो जैसे आप जानते हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर था वो 10+2 का था, लेकिन अब वो 2000 2020 ने चेंज करके 5+3+3+4 कर दिया। जो हमारी फर्स्ट स्टेज है वो एज 3 से लेके एज 8 तक है, जिस स्टेज को हम फाउंडेशनल स्टेज बोलते हैं, जो आंगनवाड़ी 3 ईयर का प्लस क्लास 1 और क्लास 2, इसको हम फाउंडेशनल स्टेज बोलते हैं। जो हमारी सेकेंड स्टेज है वो 3 इयर्स की है, जिसको हम प्रिपरेटरी स्टेज बोलते हैं, जो एज 8 से लेके एज 11 तक है, जो क्लास 3rd, 4th और 5th को पढ़ाएगा। देन उसके बाद थर्ड स्टेज इज 3 इयर्स, जिसको हम मिडिल स्टेज बोलते हैं, जो एज 11 से लेके 12, 13, 14 तक आपका होगा, जो क्लास 6 to 8th कवर करेगा, 6th, 7th, 8th, दैट्स वाई 3 इयर्स। देन अवर लास्ट स्टेज इज सेकेंडरी स्टेज, जो 4 इयर्स का होगा, जो हमारे हायर स्कूल्स को रिप्रेजेंट करेगा, जो एज 14 to 18 होगा, जिसमें क्लास 9th, 10th, 11th, 12th. So this is our new structure. So our second question is, at what age does NEP 2020 suggest starting formal education? So हमारा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि जो बच्चे की फॉर्मल एजुकेशन है कौन सी एज से स्टार्ट हो जाती है। सो our answer will be एज 3 ईयर से हमारा जो बच्चा है वो फॉर्मल एजुकेशन मीन्स औपचारिक शिक्षा स्टार्ट कर देता है। So our detailed explanation will be NEP 2020 emphasize अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसे हम CCE भी बोलते हैं। और क्लास ये फुल फॉर्म भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि CCE की फुल फॉर्म क्या है। सो अवर CCE फुल फॉर्म इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फ्रॉम एज 3rd, बिकॉज ब्रेन डेवलपमेंट इज 85% कंप्लीट बाय एज 6। तो हमारा एजुकेशन बोलता है या हमारी पेडागोजी हमें बताती है कि जो बच्चे का ब्रेन है वो 6 एज तक 85%
स्टार्ट हो जाता है और कंप्लीट हो जाता है, मतलब इस एज में बच्चे का सबसे ज्यादा दिमाग ग्रो करता है और वो सबसे ज्यादा चीजें सीखता है. Then second point is early education supports literacy, numeracy and social economical emotional skills. तो यही एज जो है मीन्स फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्लास तक हमारे को बच्चों को लिटरेसी और न्यूमरेसी मीन्स शिक्षा और उसके साथ साथ मैथ्स का भी, अंक गणित का भी पूरा नॉलेज बच्चों को देना है. Thus formal schooling begins at age third, not age 6. Okay. So our third question will be medium of instructions up to grade 5 school should preferably be. कौन सा मीडियम होगा हमारे इंस्ट्रक्शंस का क्लास 5th तक? इट्स इंग्लिश, बी मदर टंग एंड होम लैंग्वेज, सी हिंदी और डी रीजनल लैंग्वेज. सो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर दो ताकि आपको भी पता चले कि आपको कितने आंसर आते हैं. सो अवर आंसर विल बी मदर टंग और होम लैंग्वेज. तो हमारा एनईपी हमें बताता है कि हमें बच्चों को अपनी मदर टंग से जोड़ के रखना है, होम लैंग्वेज से जोड़ के रखना है, ताकि जो क्लास में एक अच्छा एनवायरनमेंट बन सके, बच्चे अपनी लैंग्वेज में बोले, वो एक दूसरे की लैंग्वेज सीखे. इसलिए जो हमको हमारी क्लास 5th तक बच्चे को मदर टंग में ही एजुकेट करना है. So detailed explanation is research shows children learn concepts faster in their home language. This is true. अगर हम अपनी होम लैंग्वेज में कुछ भी पढ़ेंगे तो वो हम जल्दी कैच कर पाएंगे. Reduces drop out rates. ये हमारे फेलियर्स को भी और ड्रॉप आउट रेट्स को भी कम करेंगे कि अगर बच्चा इंग्लिश या जो भी उसको एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज स्कूल में दिया जाएगा, अगर वो उसको नहीं कर पाएगा तो बच्चे का जो ड्रॉप आउट रेट है वो कम होगा. इसलिए हम जितना उसको उसके मदर टंग में सिखाएंगे या उसको एम्फेसाइज करेंगे कि वो मदर टंग में बोले, उतना ही हमारा जो रिजल्ट है वो अच्छा होगा. इट इंक्रीजेस कॉम्प्रीहेंशन एंड पार्टिसिपेशन. अगर जितना बच्चा अपनी मदर टंग में बोलेगा उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी उतना होगा तो वो क्लास में पार्टिसिपेट भी करेगा. हेंस एनईपी प्रायोरिटाइज मदर टंग टिल ग्रेड 5th एंड प्रेफरेबली till grade 8. Okay, so our fourth question is NEP 2020 aims to achieve 100% gross enrollment ratio. So GER की full form होती है gross enrollment ratio in school education by. तो हमारे स्कूल का जो enrollment मतलब दाखिला लेने का जो परसेंटेज है वो 100% हमें किस ईयर तक बोला गया है, किसको किस ईयर तक 100% हमें करना है. इट्स मीन वो अभी 100% नहीं है, तो हमें एक ईयर दिया गया है कि वहां तक, उस ईयर तक हमें उसको उपलब्ध प्राप्त करना है. तो अवर आंसर इज 2030. तो इसका एक्सप्लेनेशन होगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन इज क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो. GER का फुल फॉर्म मीन्स percentage of children enrolled in school. NEP wants all children aged 3 to 18. 3 to 18 means आंगनवाड़ी to सेकेंडरी स्कूल. सेकेंडरी स्कूल जो बच्चा 12th करेगा तो वो उस टाइम पे 18 ईयर्स का होगा. तो जो हमारा पूरा स्कूलिंग है उसके लिए हमारे को मतलब 100% बच्चों का एनरोलमेंट होना चाहिए. तो वो कौन सी एज से है? 3 एज से लेके 18 तक. फिर 0 ड्रॉप आउट्स, हमारे ड्रॉप आउट्स नहीं होने चाहिए, बच्चा स्कूल छोड़ के नहीं जाना चाहिए. ठीक है. देन यूनिवर्सल एजुकेशन बाय 2020 अंडर द समग्र शिक्षा मिशन. जो हमारा समग्र शिक्षा मिशन है उसके अंदर हमें 2020 तक को हमें प्राप्त करना है. ओके. So our next question will be, which exam will be conducted in class 3 under NEP 2020? तो हमें क्लास 3rd में कौन सा एग्जाम है जो कंडक्ट करना है? नेशनल अचीवमेंट सर्वे, परख एग्जाम, स्कूल रेडीनेस टेस्ट और फाउंडेशनल लर्निंग असेसमेंट. सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो कि आपको कितने आंसर आते हैं, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको 30 में से कितने पॉइंट्स मिले हैं.
So our answer will be foundational learning assessment. To achieve FLN means foundational literacy and numeracy. NEP mandates a national assessment in class 3rd to measure readiness ability, मतलब बच्चा कितना रेडी है एग्जाम देने को, बेसिक राइटिंग स्किल्स वो कितना लिख पा रहा है, ठीक है, वो कितना लिख पा रहा है किसी भी कॉन्सेप्ट को, और न्यूमरेसी कॉन्सेप्ट्स कि बच्चे का जो बेसिक न्यूमरेसी है प्लस माइनस लाइक ये वाला जो पॉइंट है वो उसका कितना वो अचीव कर पाया, इस चीज का हमको बच्चे का टेस्ट लेना है. सो ये क्लास 3rd तक बच्चों का हमें अचीव करना है. सो अवर 6th क्वेश्चन विल बी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीएफ. देखो हमने लास्ट ही क्वेश्चन में ये पढ़ा, तो हाउ इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन विल बी, राइट. तो एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. तो द आंसर विल बी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क. Detailed explanation: NCF guides syllabus, teaching learning process, assessment. It is updated according to NEP 2020. So our next question is 7th question. Which organization will set standards for student assessment? तो अब स्टूडेंट का असेसमेंट लेने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइज को ये जिम्मा दिया गया है? तो इट इज एनसीईआरटी, परख, NIOS और UGC. तो आपको पता है UGC तो हमारा कॉलेज उसमें होता है और NCERT हमारा बुक से रिलेटेड है. तो अवर आंसर विल बी परख. ओके, सो परख का फुल फॉर्म गाइस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि परख का फुल फॉर्म आपको जरूर लर्न करना है. इट इज परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट. तो ये सेम सिमिलर कि बच्चों का 3rd क्लास तक उसका नॉलेज असेसमेंट, आपको उसका हर एस्पेक्ट्स पे फोकस करना है कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है असेसमेंट के टाइम पे, उसका रिव्यू आप लो, एनालाइज करो, उसका आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट, एक ओवरऑल 360 डेवलपमेंट देखना है. और नहीं होता है अब तो आप उसको रेमेडियल टीचिंग भी प्रोवाइड करो. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर standardizing exams, making assessment competency based, or creating national benchmarks for learning outcomes. Okay, so our 8th question will be NEP 2020 focuses on FLN for students up to आपका FLN means foundational literacy and numeracy. ये कौन सी क्लास तक के लिए है? तो जैसा कि आप जानते हैं ये हमारे क्लास 3rd तक के लिए है, राइट. सो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन यही है कि FLN का फुल फॉर्म क्या होगा और ये किस मिशन के अंदर आता है. ये निपुण भारत मिशन के अंदर आता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा FLN है या ये जो मिशन है कि क्लास 3rd तक हमारे को बच्चे को जितने भी लर्निंग गैप्स हैं और उसको हम कैसे अचीव करें, उसको मल्टीपल रैपिडली उसको सिखाए उसी कॉन्सेप्ट को. और NEP के अंदर ये इंट्रोड्यूस किया था मिशन निपुण भारत ने और स्ट्रेंथन FLN टिल grade 3rd. Okay, so our 9th question will be what percentage of GDP is recommended to be spent on education. तो GDP means कि हमारे को कितना परसेंट अपना GDP का बच्चों के एजुकेशन पे स्पेंड करना चाहिए. तो इट इज 6%. मीन्स अभी नहीं है 6%, ये बताया गया कि हमें 6% तक खर्च करना है. So, for decades, India Education Commissions recommend 6% of GDP. मतलब अभी तक 6% है for effective reforms. NEP again emphasize increasing. और अब NEP इस goals को और जो percent है इसको increase करने की कोशिश कर रहा है. So our 10th question is board exams under NEP 2020 will be annual high stake, लो स्टेक बोर्ड एग्जाम की बात करी गई है, ठीक है. तो लो स्टेक एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड, रिमूव्ड और सेम पैटर्न एज बिफोर, ठीक है. तो सेम पैटर्न नहीं होगा, रिमूव्ड नहीं होगा. हम बोर्ड एग्जाम रिमूव तो नहीं कर सकते ना गाइज. तो इसका आंसर होगा लो स्टेक एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड. मतलब बच्चे का जो भार है उस पे जो बोझ है उसको कम करना है और वो एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड होना चाहिए. सो NEP वांट्स टू रिड्यूस स्ट्रेस, सेम कि वो स्ट्रेस को कम करना चाहता है बच्चों के अंदर, ठीक है. और बोर्ड एग्जाम विल टेस्ट एप्लीकेशन एनालिसिस और कॉन्सेप्ट्स पे होगा, बी ऑफर्ड
ट्वाइस अ ईयर, मतलब जो पहले हमारा बोर्ड एग्जाम वो एक बार होता था, अब वो साल में 2 बार होगा। हैव मॉड्यूलर सेक्शंस, रिड्यूस रोट मेमोराइजेशन, और बच्चों को जितना हो क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ हमें लेकर जाना है, उसको हमें रिसर्च करने लायक बनाना है, ना कि उसको रोट मेमोराइजेशन करवाना है। रोट मेमोराइजेशन एक टाइम पे छोटी क्लासेस में ठीक है, जब हम बच्चे को हमें ABCD याद करवाना है या 1 2 याद करवाना है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आके रोट मेमोराइजेशन का तो कोई मतलब भी नहीं है। तो बच्चों को कॉन्सेप्ट लर्निंग ज्यादा होनी चाहिए। Then question 11th is teachers will undergo which type of professional development। अब यहाँ पे टीचर्स की बात कही गई है कि टीचर्स को क्या करना चाहिए अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपने प्रोफेशन को डेवलप करने के लिए। तो इट इज एनुअल एग्जाम, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट मीन CDP, वन टाइम ट्रेनिंग और 5 year अप्रेजल। देखो वन टाइम ट्रेनिंग इट इज नॉट गुड, बिकॉज वन टाइम ट्रेनिंग आप किसी को भी दोगे उसके बाद वो भूल जाएगा या अपने डेली बेसिस पे आ जाएगा। 5 year अप्रेजल, अप्रेजल देके कोई भी ज्यादा मेहनत मुझे नहीं लगता कि वो करने वाला है। और एनुअल एग्जाम भी लेके आप टीचर का क्या कर दोगे, वो उसका तो आपको क्लास में देखना है कि वो कैसे कर रहा है। तो एनुअल एग्जाम लेके भी आई डोंट थिंक कोई फायदा होगा। तो इट इज CDP, कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कि उसका हर टाइम डेवलपमेंट होता रहे धीरे धीरे। तो टीचर्स मस्ट कंप्लीट 50 hours पर ईयर। गाइज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि उसको एक साल में 50 hours अपने स्पेंड करने हैं, ठीक है, जिसमें पेडागोजिकल स्किल्स वो अपनी डेवलप करे, क्लासरूम इनोवेशन वो देखे कि हम क्या इनोवेटिव तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज उसका स्ट्रांग हो, और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, और वो कैसे अपनी पढ़ाई में या बच्चों को सिखाने में वो टेक्नोलॉजी का यूज कर सकता है। So 12th question, which organization will reduce higher education? Regulate higher education। तो कौन सी ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है जो हायर एजुकेशन को ऑर्गेनाइज करती है? इट इज NCTE, NCERT और NHERA, and last is NIOS. So our answer will be NHERA। So इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी। सो गाइज फुल फॉर्म भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आपका NEP 10 मार्क्स का है तो आप 1 से 2 फुल फॉर्म्स तो जरूर अपने एग्जाम में देखेंगे। इसका जो फोकस है वो अम्ब्रेला अथॉरिटी, अम्ब्रेला है। सो हायर एजुकेशन, एक्सपेक्टेड, मेडिकल और लॉ, लेकिन इसमें मेडिकल और लॉ नहीं शामिल है। तो ये भी आपको जरूर याद रखना है कि कौन से 2 जो फील्ड है, जो एजुकेशन है, वो इसमें शामिल नहीं है। इट्स मेडिकल एंड लॉ। फिर इसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, और सिंगल विंडो क्लियरेंस होना चाहिए, कि एक एग्जाम ऐसा बनाओ जो हर बच्चे को जो जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं उसमें हो। अब हर चीज के लिए अलग अलग एग्जाम ना हो, सिंगल विंडो क्लियरेंस हो, ठीक है। 13 क्वेश्चन, NEP proposes classification of higher education in institutions except its research universities, teaching universities, autonomous degree college or private training schools. So answer will be private training schools. NEP recognizes 3 categories only to bring uniformity and क्वालिटी इन हायर एजुकेशन। तो प्राइवेट स्कूल ट्रेनिंग्स इसमें नहीं है, बाकी रिसर्च, टीचिंग यूनिवर्सिटीज और ऑटोनॉमस डिग्रीज इसमें शामिल है। सो अवर 14 क्वेश्चन विल बी मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू टीचर्स। या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि 2030 तक हमको टीचर्स का जो पूरा स्ट्रक्चर जो है एजुकेशन का, जिसको टीचर बनना है, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अभी तक 2 और 3 इयर्स का और इनफैक्ट 1 ईयर का बीएड भी था, लेकिन अब जो ये हो जाएगा, ये क्योंकि हमें अभी तक ग्रेजुएशन, देन पोस्ट ग्रेजुएशन, देन बीएड, हमें ये सब करना पड़ता है। लेकिन अगर अब आपको टीचर बनना है तो आपको पहले ग्रेजुएशन, देन आपको बीएड, ये करने का जरूरत नहीं है। अब आपका इंटीग्रेटेड टीचिंग कोर्स हो जाएगा, जिसमें आपका बीएड प्लस आपका ग्रेजुएशन शामिल होगा। तो इट इज 4 year इंटीग्रेटेड बीएड, ठीक है। तो आपका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यही है कि प्रोफेशनली स्ट्रांग होगा इससे टीचर, उसका इंटीग्रेटेड विद सब्जेक्ट नॉलेज उसका इंप्रूव होगा इंटीग्रेटेडली, फिर प्रैक्टिस बेस्ड हो जाएगा। 10 4 year इंटीग्रेटेड बीएड बिकम्स द मिनिमम
स्टैंडर्ड, मतलब एक टीचर बनने के लिए आपका इतना मिनिमम एजुकेशन होना जरूरी है। ओके, सो अवर 15 क्वेश्चन विल बी, सॉरी गाइस, प्री प्राइमरी प्लस क्लास 1 and 2 फॉल अंडर विच स्टेज। अब हमारा प्री प्राइमरी मीन्स एज 3rd 4th, एज 3 4 5 प्लस क्लास 1 और 2, ये किस स्टेज में आता है, आपको स्टेज का नाम बताना है। इस प्रीपेट्री, मिडल, सेकेंडरी और फाउंडेशनल स्टेज। सो इट इज अंडर फाउंडेशनल स्टेज। ओके, so foundational stage age 3 to 8 includes ECCE means early childhood care and education plus class 1 or 2 with focus on play based learning, की बच्चों को प्ले के द्वारा आपको एजुकेशन देना है, एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए इंस्ट्रक्शंस, और FLN आपका फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमेरेसी ये भी अचीव होना चाहिए साथ साथ। Then 16 question, multidisciplinary education is emphasized at which level? तो हमारा जो multidisciplinary education है वो किस एज में और किस लेवल में एम्फेसाइज होना चाहिए। तो क्लास इसका कोई स्टेज ऐसे नहीं है, ये आपका स्टार्टिंग से ही आपको फोकस होना चाहिए। सो our answer will be foundational, means our answer is secondary stage, मतलब sorry I am little confused, so it is multidisciplinary की आपको बच्चे को हर एक्सपेक्ट, मतलब वो जिस फील्ड में जाना चाहता है, चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड हो लेकिन उसका साइंस पढ़ने का मन है, या कॉमर्स है तो उसको ह्यूमैनिटीज में भी कुछ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, या वोकेशनल है तो उसको एकेडमिक में भी जाना है, तो आप उसको मना नहीं कर सकते, आप उसको फ्लेक्सिबिलिटी दोगे पूरा। ठीक है, इट इज फॉर सेकेंडरी स्टेज मींस क्लास 9 to 12। ओके, सो मैंने एक्सप्लेन जैसे कर ही दिया आपको कि आर्ट्स प्लस साइंस होना चाहिए, कि अगर बच्चा उसने लिया है, उसने वो आर्ट्स लिया तो उसमें उसको अगर उसका कोई साइंस का सब्जेक्ट पढ़ने का मन है तो वो उसको भी अडॉप्ट कर सकता है। इट इज प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड करियर रेडीनेस। ओके, so our 17 question is which exam is proposed for university admission? अब यूनिवर्सिटी एडमिशन में अगर आपको एडमिशन लेना है तो कौन सा एग्जाम आपका होना चाहिए? तो इट इज NAT। सो नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट एक कॉमन टेस्ट है जो सबका होगा, चाहे आपको किसी भी बैकग्राउंड में जाना है। ये इसमें आपका सब्जेक्ट या टॉपिक्स होंगे लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और जनरल एप्टीट्यूड। इट एम्स टू रिप्लेस मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम। तो ये आपका मल्टीपल जो एंट्रेंस होते थे अभी तक उसको आपका रिप्लेस करता है। ठीक है, सो अवर 18 क्वेश्चन विल बी NEP 2020 प्रमोट्स विच टाइप ऑफ असेसमेंट? सो इट प्रमोट्स, क्या प्रमोट करता है हमारा NEP, कौन से असेसमेंट को प्रमोट करता है? रोट बेस्ड, कि हम बच्चों को रटने की तरफ ले जाए, only summative, competency based and formative, और no exams? So it is basic कि हम बच्चे की competency को strong करें और उसके formative मतलब पूरे ईयर उसका हम assessment करते रहें। So test skills not memorization, हमको उसको test skills को उसको बढ़ाना है, ना कि memorization को। Include oral, प्रोजेक्ट बेस्ड, पीयर लर्निंग, मतलब पीयर लर्निंग में कि वो अपने उसको ग्रुप लर्निंग अपने फ्रेंड्स के साथ वो बैठ के पढ़े, और सेल्फ असेसमेंट वो खुद का भी मूल्यांकन और कर सके। प्रमोट कंटिन्यूअस लर्निंग, ये प्रमोट करता है आपका लगातार सतत मूल्यांकन को और पढ़ाई को। ठीक है, स्कूल complexes cluster are introduced to lower syllabus, share resources, conduct exams और promote कंपटीशन। तो हमारा लोअर सिलेबस क्यों होगा? कंडक्ट एग्जाम्स ओनली, इट इज नॉट राइट। प्रमोट कंपटीशन, कंपटीशन को हमें बढ़ावा नहीं देना, हमें बच्चों के एजुकेशन को बढ़ावा देना है। तो आंसर विल बी शेयर रिसोर्सेज। कि स्मॉल स्कूल ऑफन लैक मींस अगर हमारे एरिया में कहीं पर स्मॉल स्कूल्स होते हैं तो वो बहुत मामले में लैक करते हैं, वहां पे टीचर्स की कमी होती है, वहां पे रिसोर्सेज की कमी होती है। तो हम अपने स्कूल्स के आसपास ऐसे कॉम्प्लेक्स बनाए जिसमें सारे रिसोर्स आपके अवेलेबल हो, ताकि कहीं पर किसी भी स्कूल में कोई रिसोर्स की जरूरत पड़ रही है तो वहां तक वो रिसोर्सेज पहुंचाए जा सके, जैसे सब्जेक्ट टीचर्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, लैब्स हो गए। ठीक है गाइस, लैब्स हो गए। और स्कूल कॉम्प्लेक्सेस हेल्प बाय शेयरिंग रिसोर्सेज अमंग मल्टीपल स्कूल्स, वो कॉम्प्लेक्स जो होंगे वो आसपास के मल्टीपल स्कूल्स में अपने रिसोर्सेज शेयर करेंगे। So our 20 question
देखिए हम 20 क्वेश्चंस पे आ चुके हैं, तो आई होप आपको मेरे क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। और अगर आपको मेरे क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज जरूर मुझे बताइएगा, ताकि मैं अगले टॉपिक्स भी ऐसे ही कवर करती रहूं और मैं अगली वीडियोस भी लेकर आऊं। सो अवर 20th क्वेश्चन इज, व्हेन इज वोकेशनल एजुकेशन इंट्रोड्यूस। अब हमें कौन सी क्लास से वोकेशनल एजुकेशन को स्टार्ट करवाना है बच्चों में। तो दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन कि हमें क्लास 6 से बच्चों में वोकेशनल एजुकेशन, जिसमें कोडिंग और जो भी बच्चा अपना एक स्किल सीखना चाहता है वो हम इंट्रोड्यूस यहाँ पे उसको सिखाएंगे। तो इट विल स्टार्ट विथ क्लास 6। तो स्टूडेंट गेट हैंड ऑन ट्रेनिंग लाइक एग्रीकल्चर। अगर उसको कृषि में, खेती में इंटरेस्ट है तो वो एग्रीकल्चर सीख सकता है। ठीक है, कारपेंट्री सीख सकता है, कोडिंग सीख सकता है, हैंडीक्राफ्ट्स, उसको हाथ से कुछ बनाने बनाने में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये सब हम उसको क्लास 6 से उसकी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं विद इंटर्नशिप्स एट लोकल इंडस्ट्रीज। और वहां पे उसको लोकल इंडस्ट्रीज में उसको इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। सो अवर 21 क्वेश्चन इज मिशन फॉर लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। तो ये किसके अंडर आता है मिशन? तो हमने इसको पढ़ा भी था कि उड़ान मिशन के अंदर आएगा। ठीक है, स्वच्छ विद्यालय, निपुण भारत या समग्र शिक्षा। तो इट इज अंडर निपुण, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो इसमें हमारा रीडिंग, बच्चों का रीडिंग कैसा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी प्रोफिशिएंसी कैसी है रीडिंग में, और उसका न्यूमरेसी, न्यूमेरिकल थिंकिंग उसकी कैसी है। तो इट टारगेट अचीव एफएलएन बाय क्लास 3rd। मतलब ये जो लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है ये क्लास 3rd तक बच्चे का अचीव हो जाना चाहिए। उसको बेसिक रीडिंग, राइटिंग और न्यूमरेसी मतलब नंबर्स, मैथ्स के आ जाने चाहिए। ओके, तो निपुण, इसकी आप फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग with understanding and numeracy. So question 22 is draft NEP was released in। जो हमारा NEP का ड्राफ्ट है, मतलब हमारा NEP रिलीज होने से पहले 2020 से पहले जो उसका ड्राफ्ट है वो कब रिलीज हुआ था? तो इट 2014, 16, 19 और 2020। So the our right answer is 2019. The draft NEP 2019 introduced stakeholder feedback and after revisions became NEP 2020। मतलब 19 में उसका स्टेक होल्डर, उसका फीडबैक आया, उसका रिवीजन आया, देन 2020 में ये रिलीज हो गया। तो हमारा एनईपी का ड्राफ्ट आया था 2019 में। इसमें बच्चे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि आप एनईपी ड्राफ्ट की जगह आप 2020 मार्क कर दो, लेकिन ड्राफ्ट अलग चीज है कि वो पूरा बन के तैयार होके वो कब रिवाइज ये सब हो गया था, तो वो 2019 में। लेकिन हमारा जो एनईपी रिलीज हुआ था वो 2020 में रिलीज हुआ था। So our 23rd question is NEP promotes which report card format। हमारा जो NEP है वो कौन से रिपोर्ट कार्ड को दिखाता है? तो टीचर इवेल्युएशन ओनली। क्लास जहां पे ओनली आएगा ना वो उसको आप, वो ज्यादातर नेगेटिव ही होता है। तो ओनली मींस कि एक चीज को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड है। तो हम ओनली टीचर इवेल्युएशन कैसे कर सकते हैं? सिर्फ नो रिपोर्ट कार्ड ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम रिपोर्ट कार्ड तैयार ही ना करें बच्चे के लिए। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड मींस उसका ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट पूरा। और पीयर ओनली एजुकेशन, पीयर ओनली एजुकेशन एक हो सकता है उसमें से, लेकिन ओनली तो नहीं होगा। तो इट इज आंसर सी, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, जिसमें सेल्फ एवेल्यूशन भी आएगा, ठीक है, पीयर फीडबैक भी आएगा, टीचर फीडबैक भी आएगा, डिटेल स्किल ग्रोथ। ठीक है, इसमें डिटेल स्किल ग्रोथ आएगा कि बच्चे ने पूरे ईयर, पूरे टाइम कैसे ग्रोथ किया, उसकी कौन सी स्किल्स डेवलप हुई है। तो गिव्स अ 360 डिग्री व्यू ऑफ लर्नर डेवलपमेंट। So our 24th question is coding will be introduced from which class? Class it is like vocational education और coding। vocational education के अंदर ही आपका coding, आपका फार्म जो भी आपको आपका स्किल डेवलप करना है या जो भी आपको एक न्यू चीजें सीखनी है वो आपका वन ऑफ देम इज कोडिंग। सो इट इज क्लास 10th, 12th, 6th और 3rd। तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि ये क्लास 6 से है। So NEP emphasize computational thinking from early years. Coding help students developing logical reasoning, improve problem solving, prepare for
फ्यूचर डिजिटल जॉब्स। तो अगर डिजिटल जॉब्स करनी है तो उनको कोडिंग आनी ही चाहिए। तो इट इज स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6। नाउ क्वेश्चन 25, विच बॉडी विल रेगुलेट हायर एजुकेशन एक्सेप्ट लॉ एंड मेडिकल। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि उसमें कि उस हायर एजुकेशन में लॉ और मेडिकल नहीं आएगा, क्योंकि उसका एक अलग एजेंसी जो भी है वो अलग है। तो ये किसके अंडर आता है? जो हायर एजुकेशन है ये यूजीसी के अंदर, AICTE, NHERA और NIOS। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये NHERA के अंदर आएगा, और इसका फुल फॉर्म भी हम पहले ही देख चुके हैं। तो इट इज यूनिफाइड रेगुलेशन, रिड्यूस ओवरलैपिंग एजेंसीज और सिंगल फ्रेमवर्क फॉर accreditation and quality। ठीक है। So our next question is question 26, target GER in higher education by 2025। अब देखो हमारा क्वेश्चन में बता दिया गया है कि हमारे को टारगेट है वो 2025 है, 2035 है। लेकिन आपको ये चीज पता भी होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आपको क्वेश्चन में देगा कि 2025, मे बी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो क्या है हायर एजुकेशन में, तो आपको डायरेक्टली आपको आंसर देना पड़े कि 2025। तो आपको ये भी याद रखना है, और GER का फुल फॉर्म भी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। तो अभी तो हमने स्कूल में पढ़ा था कि वो 100% हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब हमें हायर एजुकेशन का पढ़ना है कि वो कब तक पूरा हो रहा है, तो वो उसको 2035 तक पूरा करना है। लेकिन कितना परसेंट है जो हमें पूरा करना है? 25, 40, 50 और 75। तो अवर आंसर विल बी 50%। ओके। So NEP wants to increase college enrollment, reduce barriers, expand higher education institutes। तो वो increase करना चाहते हैं कॉलेज का GER, और फिर रिड्यूस बैरियर, जो उसमें रुकावटें हैं उसको रिड्यूस करना चाहता है, और जो हायर एजुकेशन है उस पे एक्सपेंड करना चाहता है। कितना टारगेट क्या है उसका? 50% GER। मतलब आप देख लो कि हमारे कॉलेज तक जाते जाते बच्चों का जो इनरोलमेंट है वो कितना कम हो जाता है, कि जहाँ पे हमें उसको स्कूल में तो 100% करना है, लेकिन हमें उसको वहीं हमारे को उसको हायर एजुकेशन तक आने में या कॉलेज तक आने में उसको हमें 50% अचीव करना पड़ रहा है। तो आप देख रहे हो कि वो कितने कम बच्चे हैं जो स्कूल कॉलेजेस में जा पा रहे हैं। So it is currently around 20, see it is now only 27%। तो हमें उसको 50% अचीव करना है 2035 तक। ओके। सो एनईपी प्रमोट्स, एनईपी किसको प्रमोट करता है? रिजिड करिकुलम। रिजिड तो हमें क्लास बिल्कुल भी नहीं होना है, हमें रटना या एक कठोर तो करिकुलम को हमें बिल्कुल नहीं बनाना है। इसीलिए हमारे करिकुलम से अब कुछ चैप्टर्स जो बच्चों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या जिसपे हम उनको फील्ड एक्टिविटी या एक एक्टिविटी के द्वारा वो चैप्टर हम करवा सकते हैं, तो वो हम रिड्यूस कर देते हैं। नो फ्लेक्सिबिलिटी, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी तो होनी ही चाहिए। फिर फ्लेक्सिबिलिटी इन सब्जेक्ट्स, ठीक है, आर्ट्स ओनली, नो, सिर्फ आर्ट्स पे नहीं। सो इट्स आंसर इज C, फ्लेक्सिबिलिटी इन सब्जेक्ट्स, कि हमें उनको सब्जेक्ट्स में फ्लेक्सिबिलिटी देनी है। तो स्टूडेंट्स कैन चूज एनी कॉम्बिनेशन, वो कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं। जैसे फिजिक्स के साथ वो पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, बायोलॉजी के साथ इकोनॉमिक्स, ठीक है, बिजनेस स्टडीज के साथ वो साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं। दिस सपोर्ट्स होलिस्टिक डेवलपमेंट, वो पूरा उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करेगा। सो ओवर 28 क्वेश्चन, क्लास देखते ही देखते हमने 28 क्वेश्चन पे आ गए हैं। सो स्कूल करिकुलम विल बी रिड्यूस्ड टू फोकस ऑन, ठीक है, इट्स रोट लर्निंग, कोर एसेंशियल्स, हैवी टेक्स्ट बुक्स, एग्जाम बेस्ड लर्निंग। हमें सिर्फ एग्जाम बेस्ड लर्निंग तो नहीं करवानी है बच्चों को, रोट लर्निंग भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हैवी टेक्स्ट बुक्स बिल्कुल भी नहीं, कि उनका बैग ही इतना हैवी है कि बच्चे वही उठाने में उनकी जान निकल जा रही है। तो इट इज कोर एसेंशियल। NEP reduces unnecessary content to allow deep conceptual learning। उनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो उसकी लर्निंग जो है वो डीप होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, बच्चा अपना अपना रचनात्मक फोकस कर पा रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग उस पर कर पा रहा है। टेक्स्ट बुक विल बी लाइटर एंड कॉन्सेप्ट ड्राइवन। तो जो हमारा टेक्स्ट बुक है वो लाइटर होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट ड्राइवन होना चाहिए। So our 29th question is, teacher internship is introduced in। अब जो टीचर इंटर्नशिप है वो कब इंट्रोड्यूस होगा? डिप्लोमा, 2 year एजुकेशन, 4 year इंटीग्रेटेड एजुकेशन या BEd, ओके, और नन। तो आंसर विल बी 4 year इंटीग्रेटेड BEd। तो न्यू BEd करिकुलम इंक्लूड्स
1 फुल ईयर ऑफ क्लासरूम इंटर्नशिप, मतलब आपको पूरे 1 साल का इंटर्नशिप करना होगा। देन प्रैक्टिकल टीचिंग करनी पड़ेगी आपको जाकर किसी भी स्कूल में या नियर बाय स्कूल में कहीं पर भी। मेंटोरशिप आपको करना पड़ेगा टू इम्प्रूव टीचिंग क्वालिटीज। तो टीचर की क्वालिटीज को इम्प्रूव करने के लिए आपको ये सब करना होगा, और ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड हो जाएगा 2030 से। ओके, नाउ अवर लास्ट क्वेश्चन इज, क्लास में आपसे उम्मीद करूंगी कि ये क्वेश्चन आप कमेंट में इसका आंसर जरूर दे, ठीक है। मैं चाहूंगी कि आप भी बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। सो अवर क्वेश्चन इज, विच इनिशिएटिव सपोर्ट्स डिसएडवांटेज रीजंस। तो डिसएडवांटेज जो रीजन है, तो वो कौन उसको सपोर्ट कर रहा है? आंगनवाड़ी, स्मार्ट क्लासरूम, सी स्पेशल एजुकेशन जोन्स जिसको SEZ बोलते हैं, और प्राइवेट स्कूल्स। तो मैं आप सॉरी गाइस अगर आपको मेरी तरफ से कोई डिस्टरबेंस सुनने को मिला हो। सो मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आप ये 30th क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे, और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको NEP का ये सेशन पसंद आया होगा, और यह भी उम्मीद करूंगी कि आप मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार देंगे। अब मैं आपसे मिलूंगी NEP के ऐसे ही अगले सेशन में और भी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। आई होप यू विल लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज गाइज दिस इज माई न्यू चैनल। सो आई होप यू विल like and subscribe. Okay guys, bye bye, take care.